ओम्स लॉ कर रहे थे हम लोग, ओम्स लॉ, और उसमें बताया कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग बैटरी के थ्रू, वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का बहुत ही ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का बीच का होता है। कंडक्टर में भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है। तो देखा गया जैसे सिल्वर है, उसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सब के कंपेयर में सिल्वर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, वो बेटर कंडक्टर है। हालांकि कंडक्टर तो सभी है, कॉपर भी, एल्युमिनियम भी, सिल्वर भी, मगर सिल्वर बेटर देन कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है। मगर सिल्वर कॉस्टली होता है, अवेलेबिलिटी कम होता है, तो सिल्वर के बहुत सारे तार नहीं मिल पाते, तो इसलिए महंगा हो जाता थोड़ा। एल्युमिनियम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो एल्युमिनियम वायर भी यूज़ करते हैं, और एल्युमिनियम वायर का जो है जो कंडक्टिविटी है सिल्वर से थोड़ा कम होता है खेती वास्तव में। अब बताया क्या कि जो कंडक्टर है या जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमने बताया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। ये तो रिलेशन के हिसाब से यूनिट था, लेकिन उसका जो ओम्स ने दिया था तो ओम्स के नाम की वजह से उसका यूनिट ओम भी रखा गया। ठीक है ना, ओम रखा गया। आगे बताया क्या कि जो रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ किया था और उसमें ये फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमने बताया ओम होता है, 1 ओम को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, R रोकेंगे तो I इसके नीचे चला जाएगा। अब V का वोल्टेज अगर हम लोग लेते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट, और करंट जो है ना 1 एम्पियर का बनता है। ठीक है ना, 1 एम्पियर का बनता है, तो उस वक्त जो वो आएगा 1 ओम आएगा रेजिस्टेंस। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू अ वायर थ्रू अ कंडक्टर and 1 ampere of current is produced, then it is called the resistance in the wire is 1 ohm. ठीक है ना, when 1 voltage of potential is applied and 1 ampere of current, 1 ampere of current is passes through a conductor, then the resistance in the wire is 1 ohm. ठीक है ना, तो इस तरह से 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। 1 वोल्टेज या 1 वोल्ट पर एम्पियर करंट को 1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे एक वायर में और 1 एम्पियर का करंट चल रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे उस वक्त जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का रेजिस्टेंस है। आगे दे रखा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक वायर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? ठीक है ना, factors affecting the resistance of a wire,
बताओ, ये ब्लू से लिख रहा हूँ, ब्लैक दे रहा। फैक्टर अफेक्टिंग द इंक ब्लैक तो नहीं डाल दी वाटर इसका कोई भरोसा नहीं है। कौन डाल रहा है? ब्लैक ही है, ये ब्लू नहीं है। आगे चले, क्या दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, उसमें लॉ के फॉर्म में दे रखा है ये कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर को इफेक्ट करते हैं, या किन किन फैक्टर पे वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है ना, वायर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्या दे रखा है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जैसे ये एक वायर है, ठीक है ना, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटा वायर होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। पतला वायर होगा, पतले वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और कम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, मोटा है पतला है, अगर मोटा होगा एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और पतला होगा तो वायर अगर पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पतले का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हम लोग इसको समझना, लॉजिक से समझना चाहें तो जैसे मान लो एक सिनेमा हॉल में हम लोग बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ठीक है ना, फिल्म ख़त्म हो गया, हम लोग निकलेंगे तो एक गेट खोल देते हैं छोटा सा, जैसे छोटे छोटे गेट होते हैं, तो जब गेट छोटा सा खोलेंगे तो उस वक्त धक्का बहुत लगता है, धक्का मुश्ती बहुत होती है, तो बड़ा वाला गेट खोल देते हैं। तो क्या होता है, बड़े वाला गेट में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो बड़े वाले में रेजिस्टेंस कम होता है, धक्का मुश्ती कम होता है, क्योंकि जगह होता है तो कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से निकल जाता है, ठीक है ना। और पता छोटा गेट पे या छोटे वाला गेट से निकलने में बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही बोला कि अगर एरिया बड़ा होगा, चार्ज जो चल रहा है वायर के अंदर, जो चार्ज चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने डायरेक्शन में, रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में आसानी से चलते रहेंगे और उनमें आपस में कोलिजन कम होगा क्योंकि उनको स्पेस मिलेगा बगल से निकलने, साइड से निकलने के लिए। और अगर पतला वायर होगा तो उस पतले में सभी को जाना, पॉजिटिव नेगेटिव सबको जाना है, तो उसमें कोलिजन ज़्यादा होता है, कोलिजन ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये दे रखा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, व्हेन कंबाइन, ठीक है ना, कंबाइन करते तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं और वो कहलाता है ये रो, ठीक है ना। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो प्रोनाउंस करते हैं RHO, रो, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी। इसको हम पहले इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RA/L, ठीक है ना, RA/L। अगर हम लोग मान लेते एक वायर लेते हैं, एक वायर लिया और वायर का लेंथ था 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट, यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर है 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 1 डालेंगे, कितनी बात समझ में आई। तो रो क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा, ठीक है ना। जब एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर हो और लेंथ 1 है तो 1 डाल दिया, तो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो कैसे हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन अ करंट passes through when the length of the wire is 1 unit and the area of cross section of wire is 1 unit square.
तो एक वायर अगर 1 यूनिट मालूम हमने मीटर में लेते हैं, तो अगर 1 मीटर का वायर है और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है ना, जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं रेजिस्टिविटी को, तो एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू resistance when a current passes through a wire of unit length having unit area of cross section, अगर एक वायर का जिसका लेंथ 1 यूनिट है और 1 यूनिट स्क्वायर ऑफ एरिया है, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यूनिट का इसलिए कि कभी हम लोग वायर सेंटीमीटर भी लेते हैं, मीटर में भी लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे में भी लेते हैं। वैसे एसआई सिस्टम में वायर का लेंथ जो है मीटर में लेते हैं हम लोग एसआई सिस्टम में। तो अगर एसआई सिस्टम में अगर हम लोग बोलेंगे तो वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, अगर एसआई सिस्टम में लेते हैं तो। अदरवाइज बाकी दूसरे यूनिट में दिया रहता है, हम लोग चेंज करते रहते हैं। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा, रेजिस्टिविटी हम पर लिखा हुआ RA/L। तो यहाँ पे इसका तो ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाता है। एरिया का मीटर स्क्वायर ले लेते हैं एसआई सिस्टम में, और लेंथ का मीटर ले लेते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम मीटर। ओम मीटर है ये, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या, जो कोई भी वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया जाता है। जितना भी हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो वो जो 5 ओम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर वैरी करता है रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। क्या, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब भी कभी हमें कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे दिया होगा, अदरवाइज टेम्परेचर वैरी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर। यानी कि यहाँ पे हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का फिक्स नहीं होता, वो लेंथ बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने घटने लगेगा, मोटा पतला वायर होगा तब भी रेजिस्टेंस घटने लगता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ना फिक्स है, रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, आइदर लेंथ एरिया ऑफ वायर चेंज और रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है कि वायर का लेंथ बढ़ाओ घटाओ, एरिया मोटा पतला करो, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, ठीक है ना, इट डज नॉट चेंज due to
change in length or area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा, ना लेंथ चेंज करने से, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है। एक होता है रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट। ठीक है। रियोस्टेट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। वेरिएबल रियोस्टेट देखा है। रियोस्टेट एक इस तरह सा सिलेंड्रिकल होता है, ये इस तरह का स्टैंड पे एक सिलेंडर होता है, ये इस तरह का सिलेंडर होता है। ये स्टैंड ऐसे उस पे है और इस पे एक क्लिप लगा होता है। ये सिलेंडर पे जो है ना ऐसे वायर रोल और वो रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं, और इस पे एक क्लिप लगा होता है, एक क्लिप लगा होता है इस तरह का, इस तरह का क्लिप लगा होता है। इस क्लिप को आगे पीछे करेंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है। इसको डिवाइस को बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है ना। इससे हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आगे कर देंगे, बढ़ जाएगा, घटाना हो तो कम कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये डिवाइस को रियोस्टेट का नाम जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। जो रेजिस्टिविटी हमने बताया क्या कि रेजिस्टिविटी जो है कांस्टेंट रहता है, किसी भी मेटल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। लेंथ बढ़ाओ घटाओ, एरिया मोटा पतला करो वायर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पे। हाँ, रेजिस्टेंस पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बताया क्या, जो कंडक्टर है, एलॉयज़ है, उनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो रेजिस्टिविटी का रेंज दे रखा है। इंसुलेटर का कितना, कहाँ से कहाँ तक रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टर का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी क्या दे रखा है, मेटल्स and alloys has low resistivity, ठीक है ना, लो रेजिस्टिविटी, और इसका इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 8 ओम मीटर टू 10 to the power minus 6 ओम मीटर, इसके रेंज में उसके रेजिस्टिविटी आती है, एलॉयज़ के, अनमेटल्स के। ये ऐसे इधर रखा है। इंसुलेटर का कहाँ से कहाँ तक होता है, इंसुलेटर, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। मेटल्स और एलॉयज़ में क्या होते हैं, सभी जितने भी कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब मेटल्स होते हैं। एलॉयज़ दे रखा है। एलॉयज़ में एग्जाम्पल दे रखा जो यूज़ होता है एज ए कंडक्टर के तौर पे। कॉमन एलॉयज़ है जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो निक्रोम है, मैंगनीन है, ये कॉमन एलॉयज़ में आते हैं। अब मेटल्स कौन कौन से कॉमनली यूज़ में आते हैं हमारे, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, और भी दूसरे बहुत सारे, आयरन है। इस सब मेटल्स को यूज़ करते हैं हम लोग कंडक्टर के तौर पे। ठीक है। ऐसे ही दे रखा हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर का जो रेंज है हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इंसुलेटर वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इसका जो रेंज दे रखा है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 12 टू 10 to the power 17 के रेंज में रखा है ये। ठीक है ना। ये ऑर्डर में आता है इंसुलेटर का। इसमें जो इंसुलेटर है बहुत सारे इंसुलेटर, जैसे रबर है, इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल्स में लेंगे, रबर है,
वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी है, ग्लास भी है वगैरह वगैरह, ये सब लेते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का रेंज दे रखा है। बाकी सिलिकॉन है, वो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का रेंज कम होता है, बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हम लोगों ने बताया था कि सबसे कम रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है इंसुलेटर का, नहीं सेमीकंडक्टर का, उससे भी ज़्यादा होता है इंसुलेटर का। है वो याद रखना है एंट्रेंस के हिसाब से। तो क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रो ग्रेटर फॉर इंसुलेटर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होता है रो फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर का, उससे कम होता है सेमीकंडक्टर का, और उससे कम होता है कंडक्टर का, ठीक है ना, कंडक्टर का। ये ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी दे रखा है ये, ठीक। आगे यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा हम लोग ओम्स लॉ को एडवांस लेवल पे देख लेते हैं। ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ में हम लोगों ने ग्राफ बनाया था पोटेंशियल वर्सेस करंट का, है ना, ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया था। थोड़ा सा हम अपर लेवल का नीट के या जेई के लिए कर ले रहे हैं ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ से ऐसे बनाया था पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ, ठीक है ना, V इधर था, I इधर था, ऐसे ही बनाया था ना, ये ग्राफ बनाया था कि नहीं हम लोगों ने, ओम्स लॉ में बनाया था, बुक में देखा था, ठीक है। तो इधर ये जो है ना बेस में करंट आएगा और यहाँ पोटेंशियल आएगा, और ये जो है ना स्लोप है, ये स्लोप है थीटा। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में स्लोप बनाते थे, तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होता था उसका उतना ही ज़्यादा स्पीड होता था। ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाएंगे और इसका स्लोप लेंगे, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। स्लोप यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ये लेंगे, बेस ये लेंगे, तो V बाई आई आ जाएगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, आर का क्या होता है V बाई आई, तो ये V बाई आई ये भी दे रखा, लेकिन ये रेजिस्टेंस देता है, ये स्लोप दे रखा है। कितनी बात में, तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है ना। पोटेंशियल वर्सेस करंट का जब ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, तो जितना ज़्यादा स्लोप बनेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे हमने एक तो ये ले लिया इसका, ऐसी भी लगा एक दूसरा ले लेते हैं, ये A है और ये B है। अब ये बताना कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है, तो ए बी का स्लोप, यानी बी स्लोप मतलब एंगल, तो बी का एंगल ज़्यादा है तो बी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ए का स्लोप कम है तो ए का रेजिस्टेंस कम है। कितनी बात सुनी। तो इस स्लोप को देख के भी हम लोग या इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। V बाई आई ग्राफ, ओम्स लॉ तो हमारा डायरेक्ट V बाई आई के हिसाब से था, हम लोगों ने ग्राफ इक्वेशन बना दिया था, ग्राफ बना दिया था। ये भी ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो रजिस्टर का, किस में कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके स्लोप से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना, V बाई आई। आगे चले, अगला जो दे रखा है इसमें टॉपिक जो है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं ये थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ, आपके क्लास में नहीं दे रखा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और जो रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर को बदलने, बढ़ाने या घटाने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक रिलेशन दे रखा है, रेजिस्टेंस
is directly depend upon temperature, directly depend upon टेम्परेचर, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं when temperature increases, when temperature increases then resistance increases, resistance increases। इसका एक ग्राफ दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, इंक्रीजेस। आर जो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। ये आर नॉट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आर नॉट है, इसको अगर हम और इलेबोरेट कर देता, इसको मल्टीप्लाई कर देते इससे, आर नॉट अल्फा टी आर नॉट, ठीक है। यानी एक रूम टेम्परेचर मान लो रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, हमने कितना टेम्परेचर T4 टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, और ये अल्फा होता कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन 1 डिग्री टेम्परेचर इज चेंजेस। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो अल्फा है। तो अल्फा 1 डिग्री टेम्परेचर पे कितना डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ाया है रूम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, उतना टेम्परेचर हो जाएगा, प्लस उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर का कितना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टोटल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिनल प्लस रेजिस्टेंस, तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा कितनी बात में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इसका भी ग्राफ दे रखा है कि जैसे मान लो एक वायर है, इसका टेम्परेचर T1 पे इतना दे रखा है, ठीक है ना। जैसे हमारा रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जब टेम्परेचर T1 था तब, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देते T2 करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, T2 पे ये रेजिस्टेंस होगा, ये लाइन आएगा। तो पहले वाला का स्लोप कम था, कम रेजिस्टेंस, दूसरे वाला का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। T1 इज या T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, जो भी हम लोग वायर यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, स्पेशली रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो जो भी वायर यूज़ करते हैं जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, इनका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, और हम लोग देखते हैं कितना रेजिस्टेंस होता है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए उसका रिक्वायरमेंट होता है, और उतना रेजिस्टेंस के लिए जैसे हम लोग कूलर लगाते हैं, आजकल सर्दी आएगा हीटर लगाएंगे, ठीक है ना, रूम हीटर लगाएं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है रूम को गर्म करने के लिए। लेकिन और भी बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस चाहिए और या कम चाहिए तो उसके लिए कौन सा वायर लगाएंगे, कितना वायर लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो ऐसा कोई वायर नहीं है जिसमें हम लोग बदल सके। तो एक नया आया है तरीका रेजिस्टेंस को रीड करने के लिए, वो एलॉयज़ एंड क्वार्ट्ज से बनाए जाते हैं, उनके मिक्सिंग से, एलॉयज़ से एंड क्वार्ट्ज के मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। और नया जो आया है कलर कोड कहते हैं उसको, कलर कोड कितनी बात में, कलर कोड का मतलब ये है कि एक कलर को एक नंबर दिया गया है, ठीक है ना, और उस नंबर से हम लोग उसका पूरा कैलकुलेट करते हैं कि कितना इस कलर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो आजकल एक डिवाइस आता है जैसे कंप्यूटर में देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर देखा है, मदरबोर्ड देखा है या फादरबोर्ड देखा है, दोनों ही देखा है, वेरी गुड, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मदरबोर्ड की बात करेंगे, फादरबोर्ड की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे जो है ना ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें होल्स होते हैं, और उसमें डायोड ट्रायोड ऐसे हम लोग उसके इंसर्ट करते हैं, डायोड होता है, ट्रायोड होता है, उसको एक ऑर्डर होता है, उसी हिसाब से इंसर्ट करते हैं। तो एक हमारा आजकल जो रजिस्टर आ रहा है कलर कोड का, वो इस तरह से आता है, हमारा कलर कोड का रजिस्टर।
ऐसे पिन आते हैं, ठीक है ना, इसमें पिन लगे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है एक कलर लगा दिया गया, ऐसे कलर लगा दिया गया। ये कौन सा कलर है? ये रेड कलर दिख रहा है ना। रेड तो दिखता होगा, रेड तो अंधों को भी दिख जाता है आजकल, क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है ना, तो आँख को निकल जाता वो। इसी के बाद ऐसे कलर लगा दिया ब्लैक कलर, ब्लैक भी दिख जाता है, ठीक है ना, अंधे को सब कुछ ब्लैक ही दिखता है, ठीक है ना, तो ब्लैक भी दिख जाता है। कितनी बात समझ में? ऐसे ही मान लो हम लोगों ने एक और कलर लगा दिया, अब ब्लू कलर लगा दिया, ठीक है ना, ये ब्लू कलर लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे गोल गोल है, मतलब इस पे ऐसे पूरी सिलिंड्रिकल है जैसे ये हमारा है ना, तो इस पे एक कलर एक जगह से एक स्ट्रिप है कलर की, दूसरा कलर का स्ट्रिप है, तीसरा कलर का स्ट्रिप है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कलर कोड। क्या बोलते हैं? कलर कोड। और इसमें क्या होता है, कितना टोटल रेजिस्टेंस है, आप यकीन नहीं सकते कितना रेजिस्टेंस है, अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये 2 पिन है, जहाँ पे हमें जितना चाहिए उसको वहाँ पे लगा देंगे, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं है, छोटी सी ऐसी डिवाइस आती है, उसे वहाँ लगा दें, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब कलर कोड को याद कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो वो हम बता रहे हैं। कलर कोड, ये रेजिस्टेंस का जैसे छोटे क्लास में नहीं है, लेकिन बड़े क्लास में 12th क्लास में दे रखा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा 10th क्लास में सीख जाए, तो बुरा क्या है, कौन सा इसमें इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना, नहीं समझ में आया? इस नंबर का, और ये एक नंबरिंग कोडिंग कर रहा है कलर का, इसको हम बोलते हैं कलर की कोडिंग होती है, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, ठीक है ना। अगर कलर कोडिंग को याद करना चाहेंगे तो सबसे आसान सेंटेंस दे रखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना, बीबी रॉय वेरी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये इसमें से जो कैपिटल है, ये वाला ये सब, ये फर्स्ट लेटर जो है उसको यूज करेंगे। पहला जो है ना बी है, ये बी, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर, ठीक है ना। इसको नंबर दिया 0 और मल्टीप्लायर भी 0 है, 10 to the power 0, ठीक है ना। ये अल्फ़ाबेट है, ये लेटर है, और ये कलर है, ये डिजिट है, ये नंबर है, और ये मल्टीप्लायर है, ठीक है ना, मल्टीप्लायर। कुछ बात समझ में आ रही है? ये ऊपर में दे रखा, ऊपर में ये दे रखा है। तो सबसे पहला जो नंबर वो लेटर है बी है, बी फॉर ब्लैक, ठीक है ना, और ब्लैक को 0 दे दिया, ठीक है। आगे चले, दूसरा जो बी है वो ब्राउन कलर है, दूसरा बी, ये वाला बी, ठीक है ना, ये ब्राउन कलर है, ये 1 नंबर दे दिया, 10 to power 1 आ गया ये, ठीक है। अगला है आर, रेड, आर जो है ना रेड कलर है, और ये इसको नंबर 2 दे रखा, 10 to the power 2 हो गया। कितनी बात में? ओ, रॉय में ओ, ऑरेंज, 3, 10 to the power 3, ठीक है। वाई, येलो, 4, 10 to the power 4, ठीक है ना। ग्रीन, जी, ग्रीन, 5, 10 to the power 5। बी, ब्लू, इसके बाद जो बी आ रहा है वो ब्लू है, ठीक है ना, 6 है, 10 to the power 6, ठीक है ना। वेरी गुड, वी फॉर वायलेट, वायलेट 7 है, 10 to the power 7 हो गया। ऐसे ही नीचे हम लिख रहे हैं, इसके आगे जी है, ग्रे कलर, ये 8 है, 10 to the power 8, और एक इसके नीचे है W, वाइट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ वाइट को लिखूंगा तो वाइट का जो नंबर होगा यहाँ पे
W लिख दिया हमने वाइट, W वाइट लिख दिया, दिख रहा उसमें 9 आ गया, 10⁹ ऐसे थोड़ा सा नीचे जगह कम है तो ऐसे लिख दिए। कितनी बात समझ में, कुछ समझ में नहीं आया? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। अब बताया क्या, इसके आगे जो ना टॉलरेंसी भी है, इसके आगे टॉलरेंसी भी है, ठीक है ना। दे रखा गोल्ड के लिए 5% ±5% एंड सिल्वर के लिए 10% ±10% एंड नो कलर के लिए, अगर कोई कलर नहीं है, ±20%, ठीक है ना। अब मतलब समझ लेते इसका, ये बहुत आसान है और बड़े से बड़े रेजिस्टेंस को बताने के लिए। अब जैसे मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है, इस डिवाइस का बताना है कितना रेजिस्टेंस है, तो क्या तरीका है इसे समझ लिए, एक समझ लेंगे सब समझ में आता रहेगा, बड़े क्लास का भी छोटे क्लास में समझ में आ जाएगा। ये जो पहला 2 कलर है वो 2 डिजिट का नंबर होगा। क्या पहले जो फर्स्ट 2 कलर्स है वो 2 डिजिट का नंबर बनाएगा, थर्ड कलर मल्टीप्लायर होगा। अब फोर्थ कलर जो है, अगर वो गोल्ड कलर है, सिल्वर कलर है या नो कलर है, उसके हिसाब से उसकी टॉलरेंसी का पता चलेगा। अब जैसे हम लोग पहला कलर रेड है, तो रेड कितने नंबर पे आता है, रेड को 2 नंबर है, तो हमने ये रेड को दिया 2, ठीक है ना, ऊपर कलर के लिए रेड को दिया 2। अगला कलर है ब्लैक, ब्लैक के लिए 0, यानी ये हो गया 20, कहती बात सुनी। उसके बाद नेक्स्ट कलर है ब्लू, ब्लू का जो कलर है हमारे 6, यानी 10⁶, यह है ना मल्टीप्लायर, थर्ड कलर मल्टीप्लायर है। और मान लो यहाँ पे कोई कलर नहीं है तो इसका ±20% टॉलरेंसी है। अब इसको रेजिस्टेंस बताइए कितना हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया रेजिस्टेंस, 7 पावर ले सकते हैं इसमें, 2 × 10⁷, 7 पावर कितने करोड़ होते हैं, 2 करोड़ ओम, 2 करोड़ ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका, इस डिवाइस का। +20% ± यानी कि टॉलरेंसी मतलब अगर 20% फ्लैक्चुएट कर जाए तो 20%, जैसे होता ना 2 करोड़ का 20%, उतना ज़्यादा कम बर्दाश्त कर सकता है, इसकी इतनी रेजिस्टेंस हो गई इस डिवाइस की। यानी ये छोटी सी डिवाइस अगर लगाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस देगा। तो जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ऐसे अगर इतना वायर, कोई भी वायर को अगर इतना रेजिस्टेंस देंगे तो हीट भी बहुत बनाएगा, वो इतना हीट पे तो वायर मेल्ट कर जाएगा। वो क्या समझ में आए, वो वायर मेल्ट कर जाएगा, तो वो हमारे यूज़ में नहीं है। इतना रेजिस्टेंस हम लोग कर ही नहीं सकते सिंपल वायर से। जो अगर कोई भी वायर अगर यूज़ कर ले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, हीट इतना बनेगा कि वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करके ख़त्म हो जाएगा सर्किट, ठीक है। लेकिन हम उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग गेन कर सकते हैं इस कलर कोड से। तो अब ये कलर कोड हमारे यूज़ में ज़्यादा आ गया। अब जो डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें वायर नहीं जोड़ रहे हम लोग, ठीक है ना। एक तो वायर, इतना रेजिस्टेंस करने के लिए वायर चाहिए, बहुत सारा वायर यूज़ करें तब जाके इतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। और उसके लिए उतना जगह, उतना वायर के लिए उतना जगह चाहिए, क्योंकि वायर कहाँ रखेंगे, डिवाइस के अंदर ही तो पैक करके रखेंगे। मान लो कोई कंप्यूटर, उसके अंदर ही तो, पहले टीवी कैसे आता था, कैथोड ट्यूब टीवी था, तो उसका इतना बड़ा सामने से देखने का था और पीछे भी इतना बड़ा उसका पेट निकला रहता था, पता क्या ढोपर निकला रहता था ठीक है ना। अब वो फ्लैट होते 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 तो फ्लैट कैसे हो गया, वो क्या पार्ट्स कम हो गए, नहीं, उसके जो जितना उसका फंक्शन के लिए जो कंपोनेंट पहले यूज होता था ना, अब उसका मॉडिफाइड फॉर्म आ गया है। वो छोटे छोटे चिप्स काम कर जाते हैं, जितना पहले इतना बड़ा मशीन या पार्ट्स लगते थे, अब वो छोटे से चिप्स से काम कर जाता है, इसीलिए वो पूरा फ्लैट हो गया है, ठीक है ना। आप टीवी देखते हैं फ्लैट दीवार में चिपका रहता है, अब तो ट्रांसपेरेंट टीवी आ गया है ग्लास का, इधर से उधर देखिए हाय, अब बीच में टीवी भी है, बीच में टीवी भी चल रहा है, देखा है नहीं देखा, हेलो क्या बात कर दी, ऐसे देख रही जैसे मैं 7वां अजूबा बता रहा हूँ, 9वां अजूबा, ऐसे बिल्कुल ग्लास की तरह, ग्लास की तरह टीवी है। ऐसे ग्लास है जैसे हम लोग होता है ना, पार्टीशन ग्लास होता है, ग्लास लगा हुआ, उसमें सारे टीवी का चैनल चल रहा है, ठीक है। और उधर जो आदमी जा रहा वो भी दिख रहा है, इधर से उधर, क्योंकि ग्लास का पार्टीशन लगा हुआ ना, तो उस तरफ से जो जा रहा है, जैसे मॉल वॉल में होते हैं तो मॉल में लगा हुआ भी सब दिख रहा है, और टीवी भी चल रहा है उसी में,
तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया वो, क्या समझ में आया? तो ये कलर कोड ये हमने बता दिया, रेजिस्टेंस 10th क्लास में था तो कलर कोड भी एक इस तरह से दिया गया। कलर, जैसे ये कलर है ना, इसको याद रखने के लिए, ऑर्डर याद रखने के क्या रखेंगे, ये ऑर्डर बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, येलो कलर का कोड है। इसी हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इस तरह से नंबर दिया, इसी का मल्टीप्लायर भी बनाया गया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा टॉलरेंसी के लिए है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको देख के ये जैसे डिवाइस है, इससे हम लोग उसको कलर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, इस ऑर्डर को अगर याद रहेगा तो। कहती बात समझ में? ये थोड़ा सा ऊपर का था, आपको जितना समझ में आया ठीक है, वह ऊपर से ज़्यादा तो जाने देते हैं, ठीक है ना।